नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बिच्छू फूफी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा था तो वह रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थीं। यह खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता था क्योंकि पर्दे वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे। कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती तो रहमान भाई औने पौने उन रंडियों और गरीब के घर में वहीद खान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां बालियां उनकी नज़र में अपनी सगी माँ बहनें थीं। उनके छोटे भाई बंद और गेंदा आए दिन ताक झांक के सिलसिले में सर फुटव्वल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नज़रों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। उस यतीम साली का सिवाय उस बहन के और कोई मरा जीता न था। बहन के यहाँ पड़ी थी, उसके बच्चे पालती थी, बस दूध पिलाने की कसर थी। बाकी सारा गूमूत वही करती थी। और फिर किसी नकचड़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की सूरत पे हैं। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हो, पर कभी पंचों में इकरार न किया। यही कहा करती थी, जो कुंवारी को कहेगा उसकी आंखों के आगे आएगा। हाँ, वर की तलाश में हरदम सूखा करती थी, पर उस कीड़े भरे कबाब को कहाँ जोड़ती। एक आंख में यह बड़ी कौड़ी सी फूली थी, पैर भी एक जरा छोटा सा, कुल्हा दबाकर चलती। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बायकॉट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमाकर कह देते, मोहल्ले में रहने की इजाजत दे रखी थी, यही क्या कम इनायत थी। रहमान भाई इसी को अपनी इज्जत अफजाई समझते थे। यही कारण था कि वह सदैव रहमान भाई की खिड़की में बैठकर लंबी से लंबी गालियां दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन दुश्मनी मोल ले। उस दिन पहली बार मुझे मालूम हुआ कि इकलौती सगी फूफी बादशाही खानम है और यह लंबी लंबी गालियां हमारे खानदान को दी जा रही थीं। अम्मा का चेहरा पीला था और वह अंदर कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फूफी की आवाज़ उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे छमाए इसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुंकारती। अब्बा मियाँ उनसे जरा सी आड़ लेकर मज़े से आराम कुर्सी पर लेटकर अखबार पढ़ते रहते और मौका देखकर किसी लड़के बाले के द्वारा कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूफी बादशाही फिर शताबियाँ छोड़ने लगती। हम लोग सब खेलकूद पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वह बैठती थी वह उनके लंबे भारी जिस्म से भरी हुई थी। अब्बा मियाँ से इतनी शक्ल मिलती थी जैसे वही मूंछें उतारकर दुपट्टा ओढ़कर बैठ गए हों, और बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से उन्हें तका करते थे। 5.5 फुट का कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, सफेद बगुला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े दांत, भारी सी ठोड़ी और आवाज तो माशा अल्लाह अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। फूफी बादशाही हमेशा सफेद कपड़े पहना करती थी। जिस दिन फूफा माबूद अली ने मेहतरानी के संग कुलीले करनी शुरू की, फूफी ने बट्टे से सारी चूड़ियां छना छन तोड़ डाली।
रंगा दुपट्टा उतार दिया और उस दिन से वह उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थीं। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वह हाथ पैर अपने जिस्म को न लगने दिए। यह घटना जवानी में हुई थी और वह तब से रंडापा झेल रही थीं। हमारे फूफा हमारी अम्मा के चचा भी थे। वैसे तो ना जाने क्या घपला था। मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चचा लगते थे और शादी से पहले जब जब वह छोटी सी थीं तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उनकी मंगनी उसी भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से अफीम चुरा खा ली थी। अफीम अधिक नहीं थी और वह कुछ दिन लोट पोट कर अच्छी हो गईं। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना जो अब्बा के फूफीजाद भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वह रहे भूखे प्यासे टहलते रहे। अधखुली आंखों से मेरी माँ ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेकरारी से तड़पते देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देव की आवाज़ कांप रही थी। नाना मियाँ खूब हंसे। नहीं बिरादर, विश्वास करो, कुछ ना होगा। उस समय मेरी मुन्नी सी मासूम माँ एकदम औरत बन गई थी। उसके दिल से एकदम देवजाद इंसान का डर निकल गया था। जभी तो मेरी फूफी बादशाही कहती थी मेरी अम्मा जादूगरनी है और उसका तो मेरे भाई से शादी से पहले संबंध होकर पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने जब यह गालियां सुनती तो ऐसी बिसूर बिसूर कर रोती कि हम उनकी मार भूल जाते और प्यार आने लगता। मगर यह गालियां सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वह बड़े प्यार से नन्हे भाई के द्वारा कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी माँ का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी जल जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जब मुंह में बवासीर हो गई है तो जुलाब लो जुलाब। वह मेरे नौजवान भाई की लाश पर कौवों को दावत देने लगती। उनकी दुल्हन को न जाने बेचारी उस वक्त कहाँ बैठी अपने ख्याली दुल्हा के इश्क में कांप रही होगी, रंडापा की दुआएं देती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बुदबुदाती, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। फिर अब्बा उकसाते और नन्हे भाई पूछते, फूफी बादशाही, मेहतरानी फूफी का मिजाज तो अच्छा है और हमें डर लगता कि कहीं फूफी खिड़की में से ना फांद पड़े। अरे जा सपोलिए, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मुंह मसल दूंगी। यह सब बूढ़ा अंदर बैठा क्या लौंडों को सिखा रहा है? मुगल बच्चा है तो सामने आकर बात करे। रहमान भाई, ए रहमान भाई, इस बौराई कुतिया को सांखियाँ क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते हुए बोलते, क्योंकि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत तो न थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज़ उनकी है मगर अल्फाज अब्बा मियाँ के हैं। इसलिए पापा नन्हे भाई की जान पर नहीं, मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते हुए ने पसीने आ जाते थे। कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क था हमारे ददीहाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों की गली में थी और ददियाल गाड़ी बानों के कटड़े में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती के ख़ानदान से थे, जिन्हें मुग़ल बादशाह ने अपनी पीर का दर्जा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में इसे बसे बहुत समय गुजर चुका था। यादें धुंधला चुकी थीं, मिजाज ठंडे हो गए थे। ददिहाल वाले बाहर से सबसे आखिरी खेप में आने वालों में से थे। दिमागी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। खड़े खड़े तलवार जैसे चित्र, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्लों जैसा कद,
शेरों जैसी गर्जदार आवाजें, शहतीर जैसे हाथ पांव, और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले, शायराना मिजाज की धीमी आवाज में बोलने चालने वाले। अधिकतर हकीम, आलिम और मौलवी थे। जब भी मोहल्ले का नाम हकीमों वाली गली पड़ गया था, कुछ कारोबार में भी हिस्सा देने गए थे। मेरे ददीहाल वाले ऐसे लोगों को कुंजड़े कसाई ही कहा करते थे, क्योंकि वह खुद अधिकतर फौज में थे। वैसे मार धाड़ का शौक अभी तक नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और लाठी के हाथ दिखाना, और जो सर पचीसी को, जो मेरे ननिहाल के सबसे पसंदीदा खेल थे। कहते हैं जब आतिश फंश पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर आता है। शायद यही कारण था कि मेरे ददिहाल वाले ननिहाल वालों की तरफ अपने आप खींचकर आ गए। यह मेल कब और किसने शुरू किया, सब वंशावली में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादियाँ भी इसी खानदान से संबंध रखती थीं, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। न जाने क्यों वह शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था कि उन्होंने अपनी बहन फूफी के कहे अनुसार बादशाही कुंजड़ों कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियां देते समय वह हमेशा अपनी बाप की कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करती, जिन्होंने चुगताई खानदान की मिट्टी पलीद कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे। मेरे ताया, मेरे अप्पा मियाँ और मेरे चचा। बड़े तो उनसे बड़े थे और चचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन हमेशा की नखरीली और तुनक मिजाज थी। वह हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड़ करवाती, बिल्कुल लौंडों की तरह पली। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने का भी अभ्यास था। वैसे तो फेल फाल कर ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थी। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते, बेगम, बादशाह से कुश्ती लड़ोगी? उई तौबा मेरी। आलिम फाजिल बाप की बेटी, मेरी अम्मा कान पर हाथ धरकर कहती, मगर वह नन्हे भाई से फौरन फूफी को चैलेंज भिजवाते। फूफी, हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ोगी? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मा को। आ जाए, उल्लू न बना दूँ तो मिर्ज़ा करीम बे की औलाद नहीं। बुला, बुला मुलाजादी को। और मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़े पोंचे का पायजामा समेटकर कोने में दुबक जाती। फूफी बादशाही दादा मियाँ गवार थे ना, बड़े नाना जान उन्हें आमदनामा पढ़ाया करते थे। हमारे परनाना के दादा जान ने कभी दादा मियाँ को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियाँ छेड़ने को बात तोड़ मोड़ कर कहलवाते, अरे वह इस तंजे का ढेला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता। मज़ार का खादिम कहीं का हमारे टुकड़ों पर पलता था। यह सलीम चिश्ती और अकबर बादशाह के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के ख़ानदान से थे, जिन्होंने मेरे ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीर कहा था। मगर फूफी कहती, खाक पीर की दुम, मजावर थे। 3 भाई थे, मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी, और वह गुस्सा होती तो तीनों की धज्जियां बिखेर देती। बड़े भाई अल्लाह वाले थे, उन्हें फ़कीर और भिखमंगा कहती। हमारे अब्बा सरकारी सर्विस में थे, उन्हें गद्दार और अंग्रेज़ों का गुलाम कहती, क्योंकि मुगल शाही अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर डाली। वरना आज मरहूम पतली दाल खाने वाले यानी मेरे फूफा की बजाय वह लाल किला में ज़ेबू निसा की तरह अर्क गुलाब में नहाकर किसी मुल्क की शहंशाह की मलिका बन बैठी होती। तीसरे यानी चचा बड़े 10 नंबर के बदमाशों में से थे, और सिपाही डरता डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाजिरी लेने आया करता था। उन्होंने कई कत्ल किए थे, डाके डाले थे, शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल आप थे।
वह डाकू कहा करती थी, जो उनके करियर को देखते हुए बिल्कुल फुसफुसा था। मगर जब वह अपने मरहूम पति से गुस्सा होती तो कहा करती, मुंह जले निगोरी नाटी नहीं हूँ, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। उनको खबर हो गई तो दुनिया का ना रहेगा और कुछ नहीं। अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अंतड़ियां निकाल के हाथ में थमा दे। डाकू है डाकू। उससे बच गया तो मंझला मजिस्ट्रेट तुझे जेल में सड़ा देगा, सारी उम्र चक्कियां पिसवाएगा। और उससे भी बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है, तेरी आकीबत खाक में मिला देगा। देख, मुगल बच्ची हूँ, तेरी अम्मा की तरह शेखानी फतानी नहीं। मगर मेरे फूफा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन पर ही रहम खाते हैं, और वह बैठे मुस्कुराते रहते। वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके द्वारा मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को बरसों से जला रहे हैं। हर ईद बकरी ईद को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूफी अम्मा के यहाँ कोसने और गालियाँ सुनने जाया करते। वह तुरंत पर्दा कर लेती और कोठरी में से मेरी जादूगरनी माँ और डाकू को कोसने लगती। नौकर को बुलाकर सेवई भिजवाती, मगर ये कहती पड़ोसन ने भेजी हैं, उनमें ज़हर तो नहीं मिला हुआ है। अब्बा छेड़ने को कहते और फिर सारी ननिहाल के चिथड़े बिखेरे जाते। सेवइयाँ खाकर अब्बा ईदी देते, जो वह तुरंत ज़मीन पर फेंक देती। अपने सालों को दे, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं। और अब्बा चुपचाप चले आते। और वह जानते थे कि फूफी बादशाही वह रुपया घंटों आंखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को वह आड़ में बुलाकर ईदी देती, हरामजादा। मगर अम्मा अब्बा को बतलाया तो बोटियां काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। अम्मा अब्बा को मालूम था कि लड़कों को इतनी ईदी मिली। अगर किसी ईद पर किसी कारण अब्बा मियाँ न जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते, नुसरत खानम बेवा हो गई, चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। बुरे बुरे पैगाम शाम तक आते ही रहते और फिर वह खुद रहमान भाई के कोठे पर गालियां बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सेवइयां खाते खाते कुछ गर्मी सी जी घबराने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करना, हम तो चले। अब्बा मियाँ ने कराह कर आवाज बनाई और फूफी लशतम पश्तम पर्दा फेंक छाती पीटती निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देख उल्टे पांव कोसती लौट गईं। तुम आ गई बादशाही से तो मौत भी घबरा कर भाग गई, वरना हम तो आज खत्म ही हो जाते। अब्बा ने कहा, न पूछिए फूफी ने कितने भारी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा बिजली गिरेगी, नाली में गिरकर दम तोड़ो, कोई मैयत को कांधा देने वाला ना बचेगा। और अब्बा चिढ़ाने को उन्हें 2 रुपया भिजवा देते। भाई हमारी खानदानी डूमनियाँ गाली दे दें तो उन्हें बेल तो मिलने ही चाहिए। और फूफी बौखलाहट में कह जाती, बेल दे अपनी माँ बहनियों को। और फिर तुरंत अपना मुंह पीटने लगती, खुद ही कहती, ए बादशाही बंदी, तेरे मुंह को कालिख लगे, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से ही बैर था, बस उनके नाम पर आग लग जाती। वैसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नजर आ जाती तो गले लगाकर प्यार करती, प्यार से नच्छू नच्छू कहती। बच्चे तो अच्छे हैं, वह बिल्कुल भूल जाती कि यह बच्चे उसे बज़ात भाई के हैं, जिसे वह हमेशा कोसती रहेंगी। अम्मा उनकी भतीजी भी तो थी। भाई किस कदर घपला था मेरी ददिहाल ननिहाल में। एक रिश्ते से मैं अपनी अम्मा की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरा दुल्हा भाई भी होते थे। मेरी ददिहाल को ननिहाल वालों ने क्या क्या गम ना दिए। गजब तो जब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मुसर्रत खानम जफ़र मामू को दिल दे बैठी। हुआ ये कि मेरी अम्मा को दादी यानी अब्बा की फूफी जब मरने को हुई तो दोनों तरफ के लोग उनकी सेवा को पहुँचे। मेरी मामू भी अपनी दादी को देखने गई और मुसर्रत खानम भी अपनी अम्मा के साथ उनकी फूफी को देखने आई। बादशाही फूफी को कुछ डर तो था नहीं,
वह जानती थीं कि मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्होंने अपनी औलादों के दिल में इत्मीनान बख्श हद तक नफ़रत भर दी है। और 15 साल की मुसर्रत खानम की अभी उम्र ही क्या थी। अम्मा के कुल्हे से लगकर सोती थी। दूध पीती ही तो उन्हें लगती थी। फिर जब मेरे मामू ने अपनी करंजी शरबत भरी आंखों से मुसर्रत जहां के लचकदार सरापे को देखा तो वहीं जमकर रह गई। दिन भर बड़े बूढ़े बीमार की सेवा करके थक हार कर सो जाते तो यह फर्मा बरदार बच्चे सिरहाने बैठे मरीजा पर कम एक दूसरे पर अधिक निगाह रखते। जब मुसर्रत जहां बर्फ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो जफर मामू का हाथ वहां पहले से मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंखें खोल दी, कांपती तकिए के सहारे उठ बैठी। उठते ही सारे खानदान के जिम्मेदार लोगों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ काजी बुलवाओ। लोग परेशान कि बुढ़िया काजी को क्यों बुला रही है, क्या आखिर वक्त सुहाग रचाएगी। किसी को पूछने की हिम्मत न थी। दोनों का निकाह पढ़ाओ। लोग चकराए किन दोनों का। मगर इधर मुसर्रत जहां पट से बेहोश होकर गिरी उधर जफर मामू बौखलाकर बाहर चले। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गई। यह कोई खतरनाक बात न हुई थी। दोनों ने केवल हाथ पकड़े थे, मगर बड़ी बी के लिए बस यही हद थी। और फिर जो बादशाही फूफी को दौरा पड़ा तो बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। खड़े खड़े बेटी दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियाँ दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चांद सी भाभी को देखकर निहाल हो गई। बड़ी धूमधाम से वलीमा किया। बादशाही फूफी ने उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया। मियाँ से पहले ही लड़ाई थी। दुनिया से मुंह फेर लिया। और एक नज़र था और एक जहर था कि उनके दिल और दिमाग पर बढ़ता ही गया। जिंदगी सांप के फन की तरह डसने लगी। बुढ़िया ने पोते के लिए मेरी बच्ची को फंसाने के लिए ढोंग किया है। वह बराबर यही कही जाती, क्योंकि वह इसके 20 साल तक और जीती रही। कौन जाने ठीक ही कहती हूँ फूफी। मरते दम तक बहन भाई में मिलाप न हुआ। जब अब्बा मियाँ पर फालिस का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त है। दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। न जाने इस पैगाम में क्या तीर छुपे थे। भैया ने फेंके और बहिनिया के दिल में उतर गए। बिलबिलाती छाती पीटती सफ़ेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खाना उस ड्योढ़ी पर उतरी जहां अब तक उन्होंने कदम नहीं रखा था। लो, बादशाही तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियाँ तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब भी जवान थीं। फूफी बादशाही बावजूद बालों की वही मुन्नी सी बिच्छू लग रही थी, जो बचपन में भाइयों से मचल मचल कर बात मनवा लिया करती थी। उनकी शेर जैसी खुर्राहट आंखें एक मेमने की मासूम आंखों की तरह सहमी हुई थीं। बड़े बड़े आंसू उनके संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसों बिच्छू भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्होंने गरजना चाहा मगर कांप कर रह गई। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। या मौला, अपने रसूल का सदका। वह उस बच्चे की तरह झुंझला कर रो पड़ी जिसे सबक याद ना हो। सबके मुंह सफ़ेद हो गए। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बिच्छू फूफी के मुंह से भाई के लिए कोसना ना निकला। केवल अब्बा मियाँ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते। वह माँ के दूध में डूबे हुए होते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।